नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात एनकाउंटर की। उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद मारा गया है। ये साजिशकर्ता माफिया अतीक अहमद का बेटा है और झांसी में एनकाउंटर हुआ। असद के साथ उसका साथी गुलाम भी मारा गया। एनकाउंटर के दौरान करीब 40 राउंड फायरिंग हुए। दोनों के पास से पुलिस को विदेशी अत्याधुनिक हथियार मिले। 12 पुलिसकर्मियों की टीम ने एनकाउंटर को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस रिमांड में अतीक अहमद है और इस एनकाउंटर से उमेश पाल का जो परिवार है वो खुश है। 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक जगत से ट्वीट्स आ रहे हैं। मायावती जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनका ट्वीट है, प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे और एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। घटना के पूरे तथ्य और सच्चाई जनता के सामने आ सकें, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट करा है, झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास नहीं करते हैं। आज के और हालिया एनकाउंटर्स की गहन जांच हो, पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता को नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है कि पुलिस काफी समय से इन लोगों को खोज रही थी। ये जो एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है, यहाँ पर क्या राय है आपकी? मैं सबसे पहले तो इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ के जवानों को बधाई दूंगा, क्योंकि ये खूंखार अपराधी थे और इनको पकड़ने के लिए मतलब लंबे समय से एसटीएफ और पुलिस के जवान हमारे कोशिश कर रहे थे। और आज वह मुख्य अपराधियों में से 2 अपराधी पुलिस के पकड़ में आते आते वह पुलिस पर ही हमला करके भागने की कोशिश किए और पुलिस की कार्रवाई में वो ढेर हो गए हैं। इसके लिए बधाई देता हूं। आज उमेश पाल जी का परिवार भी, प्रयागराज और प्रदेश भी अपने को बहुत मतलब खुशी महसूस कर रहे हैं कि जिन लोगों ने उनके बेटे भाई की हत्या की, जिस प्रकार से आज मुठभेड़ में उनकी भी वही दुर्गति हुई। जी, मुख्य आरोपी इस एनकाउंटर में मारा गया है। इस पूरे मामले में तो क्या माना जाए, उमेश पाल मामले में अब न्याय हो गया है? नहीं, अभी इस घटना के कई अपराधी बाकी हैं। पुलिस उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है और मामले की जांच चल रही है। उसके संबंध में तो जो जांच अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो सब बताएंगे। लेकिन यह कार्रवाई का संदेश यह है कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाला जो भी है वो ये ना समझे कि वो बहुत बड़ा अपराधी है और पुलिस से बच जाएगा। अपराध या तो करना छोड़ दो, अन्यथा पुलिस आपको पकड़ निकालेगी, कानून के हिसाब से सजा दिलाने का काम करेगी। जिस सजा के जो पात्र हैं उनको दिलाने का काम करेगी। जी, विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहा है। न्यायालय की प्रक्रिया पर क्या भरोसा नहीं? आपने मायावती का ट्वीट देखा होगा, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। विपक्ष शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया शायद ये चाहते हैं कि कुछ पुलिस के जवान मुठभेड़ में मारे जाते तो उनको उत्सव मनाने का मौका मिलता। पुलिस लगातार मेहनत कर रही है, लगातार पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम सपा ही करते हैं, क्योंकि सपा का रिश्ता अपराधियों के साथ है और भाजपा की सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये सब मुद्दा विहीन लोग हैं। भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है, सबके साथ न्याय करती है, सबको सुरक्षा देने का काम करती है। वो कुछ का साथ कुछ का विकास करना, कुछ का संरक्षण करना, कुछ अपराधियों को बढ़ावा देना, यह उनका चरित्र है।
तो उनके और हमारे चरित्र में बड़ा अंतर है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी का कोई नेता हमें सीख न दे, हमारी सरकार को सीख न दे। पुलिस लगातार कोशिश करती है कि जो भी अपराधी हैं वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करें, न्यायालय में आत्मसमर्पण करें और कानून के हिसाब से उन्हें सजा दिया जाए। जब परिस्थिति कोई ऐसी आती है तो निश्चित तौर से पुलिस को अपने बचाव में गोलियां चलानी पड़ती हैं। तो गोली उधर से चलेगी तो इधर हमारे जवानों को नुकसान होता है और इधर से गोली चली तो अपराधी मारे गए। तो उसका वेलकम करना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके अपराधी ही उनकी पार्टी के मूल आधार है। आखिरी सवाल, लेकिन मायावती ने भी ट्वीट कर विकास दुबे एनकाउंटर को याद किया है कि आशंका थी और वही हुआ। ये एक इशू को नहीं बनाना चाहिए किसी को, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं। हमको इस प्रकार की ना हमारी सरकार की नीति है ना हमारी पुलिस ऐसा कोई कार्रवाई करती है। एक एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट को एक इशू बना करके लगातार गाड़ी पलट के जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी, इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। आज अतीक अहमद और अशरफ कानून के कटघरे में न्यायालय के समझ प्रस्तुत किए गए, उनके खिलाफ पुलिस को न्यायिक कस्टडी उनको मिल चुकी है। अब पूछताछ करेंगे, जो उनके अपराध होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद केशव प्रसाद मौर्य जी जुड़ने के लिए। और आगे हमारे साथ हैं, आपको बता दें, सिद्धार्थ नाथ सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। हमने कुछ देर पहले बात की तो दो सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ जी, मेरा यही सवाल आपसे कि यूपी पुलिस की तारीफ हो रही है इस पूरे मामले में, एनकाउंटर हुआ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर अमल हुआ होगा? नहीं, ये स्वाभाविक है। जो मैं इतना ही कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, एसटीएफ ने हमेशा एक एसओपी जो दी जाती है, निर्धारित की जाती है एनकाउंटर्स की, उसी का पालन किया है। और यही कारण है कि इसका राजनीतिकरण करने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये मैटर यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कोई भी गलत नहीं किया और हम लोगों को एक प्रकार से क्लीन चिट दी है, जो विपक्ष जिस तरह से राजनीतिकरण करना चाह रहा था। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ कानून का पालन करती है और उस एसओपी का करती है जिसकी इजाजत उनको मिलती है, तो उसके आधार पे कार्रवाई हुई है। जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं कि भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। मेरे को तो अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी इतना बता दें, आपको दर्द क्यों हो रहा है पेट में। एक क्रिमिनल मरा गया है, आप ही उस पुलिस के मुखिया होते थे एक समय पे। वो अलग विषय है कि आपने उनको कभी उनके हाथ खोल के नहीं रखे, उनके बांध के रखे और कहा कि आप लोग डॉन और माफिया की पूजा करोगे। मैं उत्तर प्रदेश की तो सरकार है योगी जी की और भाजपा की, वो कहती है नहीं, हम हाथ नहीं बांधेंगे, खोल के रखेंगे, मगर कानून के तहत काम करोगे। तो अखिलेश जी, आपको दर्द किस बात का हो रहा है जो आप प्रश्न उठा रहे हो? हाँ, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे थे या आपके जो पौधे जो आपने लगाए थे वो बड़े होकर आज काटे गए हैं और कानून के तहत काटे गए हैं, तो आपको उसका दर्द है, तो उसका बयान कर दें और ना ही उत्तर प्रदेश की पुलिस या एसटीएफ पे प्रश्न चिन्ह उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ नाथ सिंह जुड़ने के लिए, एनडीटीवी इंडिया के साथ बात करने के लिए। आइए काजा अखिलेश यादव को सुन लेते हैं, उनका बयान आया। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ करके अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। इसी तरह वहां पर पुलिस के एक और फेक इनकाउंटर में या कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। बहरहाल, आइए इसका एक और पहलू भी हमारे साथ प्रकाश सिंह मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं और पुलिस सुधारों पर बहुत काम किया है सर ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आप कैसे देख रहे हैं, आपका क्या असेसमेंट है जो ये पूरा मामला सामने आया? देखिए, उमापाल की हत्या के बाद पुलिस बराबर इन्वेस्टिगेशन में अपना प्रयास कर रही थी और जो भागे हुए अपराधी थे उनको पकड़ने का भी प्रयास हो रहा था।
यूपी के एसटीएफ बड़ी एक स्पेशलाइज्ड, वेल ट्रेन्ड, वेल हाईली मोटिवेटेड फोर्स है, और इसको जब कोई लक्ष्य दिया जाता है तो ये उसके पीछे पड़ के देर सवेर से कोई ना कोई परिणाम हासिल कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी फोर्स रही है, मैं जहाँ तक इसे जानता हूँ। तो एसटीएफ को ये काम दिया गया था कि जो लोग उमापाल के हत्याकांड में शामिल थे और जो उस समय मौके पर जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया और इस समय भगे हुए हैं और बार बार प्रयास के बाद भी नहीं मिल रहे, उनके पीछे पड़ी हुई थी, और उसी कड़ी में ये एनकाउंटर हुआ है। अब देखिए, एनकाउंटर के किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, किसने गोली पहले चलाई, किसने आत्मरक्षा चलाई, ये सब तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि ये तो एक जांच का विषय है। पर प्रथम दृष्टया ये एसटीएफ की एक सफलता है, यूपी पुलिस की एक सफलता है इन्वेस्टिगेशन की दिशा में, और अपराधियों को मतलब उनकी जिम्मेदारी तय करने में, उनको अकाउंटेबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और जहां तक एनकाउंटर का सवाल है, इसके बारे में ठीक है, मैंने सुना अभी बड़े बड़े नेता लोग सवाल उठा रहे हैं। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि कोई भी काम आप करिए, कोई भी काम करिए आप, उसका राजनीतिकरण हो जाता है और हर आदमी एक कोई ना कोई दूसरा पहलू लेकर खड़ा होता है। ये कभी नहीं सोचता कि आदमी कितने अपराधियों में कितना जघन्य अपराधी था और वांटेड था, और ठीक है मारा गया, उसकी जांच होगी, उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, और यूपी पुलिस ये कहती है कि हम उन गाइडलाइंस का पालन करेंगे और मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, वो सब होगा। तो वो तो बात की बात है, पर पहले से ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचना कि साहब ये फेक इनकाउंटर है, ये है, वो है, मैं समझता हूँ ये बड़ा दुखद है। और अभी तो हम केवल इसको यही मानते हैं कि ये जो हत्याकांड हुआ था अभी उमापाल का, उसको पता लगाने में, उसको अपराधियों को सजा दिलाने में, उनको पकड़ने में, उनको अकाउंटेबल करने में, उस दिशा में एक ये महत्वपूर्ण कदम है जिसमें ये इनकाउंटर था और ये दो आदमी मारे गए। और प्रथम दृष्टया इस इनकाउंटर को सही माना जाएगा जब तक कि कोई जांच होके इसको गलत नहीं प्रमाणित कर देगी। बिल्कुल, एक किसी भी राज्य सरकार की पूरी उम्मीद होती है कि जो अपराध मुक्त हो, और हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये एनकाउंटर्स के नंबर बड़े हैं। इसको आप कैसे समझाएंगे, इसका आंकलन, क्योंकि अपराधी भी गिरफ्तार हुए हैं, इसमें पुलिस वाले भी मारे जाते हैं और एनकाउंटर्स ही बढ़े हैं। और दूसरी तरफ आपने सुना भी, अखिलेश यादव कह रहे थे कि दबाव में है, में अधिकारी ऐसा करते हैं। क्या आपका आंकलन है, वाकई में ये सिर्फ विपक्षी दलों की बयानबाजी है या इसमें कुछ तथ्य में कुछ होगा? जी, उत्तर प्रदेश पुलिस दबाव में काम कर रही है, ये मैं बिल्कुल मानने को नहीं तैयार हूं। मेरे विचार से उत्तर प्रदेश को जितनी फंक्शनल ऑटोनॉमी, यानी काम करने में जो स्वायत्तता होनी चाहिए, जितनी योगी आदित्यनाथ जी ने दी है, उतना मेरी जानकारी में पिछले 50 साल में किसी ने नहीं दी थी। वो पुलिस पे विश्वास करते हैं जब तक कि पुलिस उनको लेट डाउन ना करे, और ऐसे कई इंस्टेंसेस हुए हैं जब उन्होंने ये फील किया कि पुलिस ने लेट डाउन किया, फिर उन्होंने अधिकारियों को उसके लिए दंडित भी किया है। पर उन्होंने बड़ी स्वायत्तता दे रखी है कि कानून के दायरे में आप जितना काम करना हो करिए, और जब तक आप सही नियत से काम कर रहे हैं हम आपको डिफेंड करेंगे। तो मैं समझता हूँ दबाव की बात तो एकदम आप उसको एकदम नकारा जा सकता है। मैंने जब भी अधिकारियों से बात की है यूपी पुलिस के, तो बराबर वही कहते हैं कि योगी जी ने हमको बहुत सम्मान दिया है, हमको स्वायत्तता दी है काम करने की, जो एक प्रशंसा की बात है। और इनकाउंटर के जेन्युइननेस पे मैंने कहा, वो तो देखिए मैंडेटरी प्रोसीजर्स है, वो प्रोसीजर्स को यूपी पुलिस फॉलो करेगी, इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी में फिर जो इनकाउंटर की सत्यता या अन्यथा अगर कोई बात हुई तो उस पर फिर मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी। वो कालांतर की बात है। अभी प्रथम दृष्टया तो हमें यह मानना चाहिए कि एक जघन्य अपराधी का हिसाब हो गया। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आंकलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरा पहलू भी हमें समझ आया। आइए इस खबर से अब आगे बढ़ते हैं देश की बात में, और आगे बढ़ते हैं। अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस को नए इनपुट मिले। अमृतपाल के राजस्थान में होने के इनपुट मिले हैं। पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस से मदद मांगी और पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर जिले में अमृतपाल के होने के इनपुट्स हैं। हनुमानगढ़ और दूसरे इलाकों में इस पूरे मामले में तलाशी चल रही है। अपने आप में इतना महत्वपूर्ण मामला आ जाता है अमृतपाल का पूरा मामला, क्योंकि ये भी एक ऐसा मामला है कि इतने दिनों से इनकी तलाश हो रही है। हनुमानगढ़ और दूसरे इलाकों में तलाशी चल रही है। राजस्थान पुलिस की टीमें तलाशी कर रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात हम राजनीति की करते हैं। चुनावी सरगर्मी है, तमाम राज्यों में तैयारियां चल रही हैं। कर्नाटक की बात पहले। कर्नाटक में जगदीश शेट्टार के बाद
हमने बताया किस तरह से वरिष्ठ लिंगायत नेता लक्ष्मण सवादी भी बीजेपी से नाराज हैं। उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जगदीश शेट्टार ईश्वरप्पा के विरोधी तेवर बताया जा रहा है बरकरार है और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भगवान की शरण में पहुंचे हैं ताकि जो मामला और अफरा तफरी है उस पर कुछ विराम लगे। एक रिपोर्ट। लक्ष्मण सवादी कर्नाटका के बड़े लिंगायत नेताओं में से एक है। टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थक नाराज हो गए। बीजेपी जिला अध्यक्ष दूसरे नेताओं के साथ लक्ष्मण सवादी को मनाने पहुंचे तो हंगामा खड़ा हो गया। किसी तरह इन लोगों को वहां से निकाला गया। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सवादी जैसे लिंगायत नेताओं की नाराजगी के अलावा बीजेपी एक और लिंगायत नेता मडाल विरूपक्षा के क्षेत्र चेन्नागिरी में भी लोगों का असंतोष झेल रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि लिंगायत मुख्यमंत्री के होते हुए सत्ताधारी पार्टी के लिंगायत विधायक पर छापामारी कैसे हो सकती है बगैर किसी शह के। मुख्यमंत्री इन सब के बीच मोकंबिका मंदिर पहुंचे तो उनके हेलीकॉप्टर के लैंडिंग स्पेस के पास आग लग गई। ಚುನಾವಣೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತರು ಕೆಲವರು ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳು ಇದ್ದವರು ಅವರು जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे उनमें से कुछ ने इस्तीफा दिया है। कुछ लोग हाई कमांड के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि हालात जल्द ही बेहतर हो जाएंगे। ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ। 3 लिंगायत नेताओं की नाराजगी वो भी उत्तर कर्नाटका से, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस बीच अनुसूचित जाति के बीजेपी एमएलए एमपी कुमारस्वामी ने भी पार्टी छोड़ दी। एमएलसी आर शंकर भी बीजेपी से अलग हो गए। 10% की आबादी वाले कुर्बा नेता ईश्वरप्पा के समर्थन में शिवमोगा के कई स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस भी इस हंगामे से बची नहीं है। पुत्तूर में बीजेपी से कांग्रेस में आए एक नेता को टिकट पार्टी न दे, इस मांग के साथ पुत्तूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट के उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ बेंगलुरु में कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए। बीजेपी से जो आया है उसको अगर टिकट दिया जाएगा तो ये हमारे पार्टी के रेगुलेशन का उल्लंघन होगा, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी पार्टी में आए तो पहले 5 साल काम करे, उसके बाद ही उसको टिकट मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि उसे टिकट ना दिया जाए। आज कर्नाटका में जिन नेताओं को चुनाव प्रचार करते नजर आना चाहिए वो अपने समर्थकों के साथ अपनी ही पार्टी के खिलाफ हर जगह नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। कुछ को पार्टी आला कमान से शिकायत है तो कुछ को येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई जैसे स्थानीय नेताओं से। इसमें पिस रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, किसके साथ खड़ा होना है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब कर्नाटक से ही जुड़ी अगली खबर भी है। चुनाव से पहले मुस्लिम आरक्षण वापस लेने के मामले में नया पेच आ गया है। कर्नाटक सरकार मुस्लिमों से 4% ओबीसी आरक्षण वापस लेने के फैसले पर अमल नहीं करेगी। 18 अप्रैल तक कोई नए नोटिफिकेशन के आधार पर कोई दाखिला या नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद कर्नाटक सरकार झुकी है। पूरा मामला क्या है, आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास जो हमें समझाएंगे। आशीष, ये पूरा मामला आज हुआ क्या है ये? जी देखिए, 27 मार्च को कर्नाटक सरकार ने एक ऐलान किया था, एक सरकारी आदेश जारी किया था कि जो 4% मुस्लिमों को जो आरक्षण ओबीसी कोटा में है
वो आरक्षण उनसे वापस लिया जा रहा है और ये आरक्षण वो लिंगायत और वो कलिगा समुदाय को देंगे। ये एक राजनीतिक मसला है, वहां पर इस पर काफी सवाल भी उठे थे। उसके बाद 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी और कहा था कि ये सरकार का जो फैसला है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, जो मूल अधिकार है उनके खिलाफ है। और जब 30 साल से मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण था तो अचानक उनका आरक्षण ऐसे बिना किसी डेटा के, बिना किसी फाइनल रिपोर्ट के वापस नहीं लिया जा सकता। ये राजनीति से प्रेरित है। यहाँ पर कर्नाटक सरकार टाइम मांग रही थी कुछ कि वो इसमें जवाब दाखिल करेंगे, क्योंकि धर्म के आधार पर उनका ये कहना था कि आरक्षण नहीं मिल सकता, ये संविधान के भी खिलाफ है और ये सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले भी हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी कड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कर्नाटक सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आपने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया वो भ्रामक अनुमानों पर है, फाइनल रिपोर्ट का आपको आयोग की इंतजार करना चाहिए था, ये एक स्थिर फैसला है, इस पर वो रोक लगाने जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का रुख कड़ा था, वो कह रहे थे कि हम इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा देंगे, लेकिन कर्नाटक सरकार ने कहा कि मंगलवार तक यानी 18 अप्रैल तक वो इस नोटिफिकेशन पर अमल नहीं करेंगे। यानी नए नोटिफिकेशन के आधार पर ना कोई नियुक्ति होगी, ना शैक्षणिक संस्थानों में कोई दाखिला होगा और 18 अप्रैल को एक अहम सुनवाई होगी जिसमें कर्नाटक सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जो है वो कर्नाटक सरकार के इस फैसले के खिलाफ जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां भी इस मामले में की है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस जानकारी के लिए। कर्नाटक के चुनाव सर पर हैं तो अपने आप में बहुत अहम मसला हो जाता है। बहरहाल 18 तारीख को इस पर फिर से सुनवाई होगी। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेते हैं और तुरंत लौटेंगे और उसके बाद हम बताएंगे आपको जो तीसरा खेमा है। नीतीश कुमार दिल्ली में आए हुए, मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, सचिन पायलट पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपी है प्रभारी ने राजस्थान के, तमाम मसलों पर जानकारियां देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दो 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता की कवायद चल रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी हिस्सा बनने की सहमति दी है। लेकिन क्या वाकई आम आदमी पार्टी इसका हिस्सा बनेगी? देखिए रिपोर्ट। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी एकता का हिस्सा बनने पर सहमति जताई। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। नीतीश जी जबकि हाल तक अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकता जैसी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। विपक्षी एकता इम्पोर्टेंट नहीं है, जनतंत्र के अंदर जनता इम्पोर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, एजेंडा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सारे मिलके ये कहें कि हम इसको हराने के लिए आए हैं तो जनता को वो पसंद नहीं आता। जनता कहती है हारने का काम या जिताने का काम हमारा है, हमारे ऊपर छोड़ दो। तो एक तो पॉजिटिव एजेंडा होना जरूरी है और दूसरा जनता की एकता जरूरी है। जनता को हराने के लिए नहीं, जनता को जिताने के लिए हमें चुनाव लड़ना है। ऐसा प्रतीत होता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इसके कारण भी हैं। आपके 2 मंत्री जेल में हैं, ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। आप मानती है इनको जांच एजेंसियों के जरिए बीजेपी ने फर्जी फंसाया है। आपके मुताबिक दूसरे विपक्षी दल भी बीजेपी से इसी तरह त्रस्त हैं। ऐसे में बीजेपी को हराना है तो सबका साथ आना जरूरी है। हालांकि विपक्षी एकता जैसी मुहिम अभी बहुत शुरुआती दौर में है। सबसे अहम सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हुआ तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। देखिए, विपक्षी एकता पे जो मुद्दे उन्होंने कहा कि भाई इस देश में सबसे महाभ्रष्ट सरकार आजादी के बाद की चल रही है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये केजरीवाल जी ने कहा और कहा कि इसके लिए सारे लोगों को एकजुट होना होगा, एक साथ आना पड़ेगा। बाकी बातें आगे क्या तय होंगी वो समय समय पर आपको बताई जाएंगी। हालांकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल G8 यानी 8 मुख्यमंत्रियों का समूह बनाने की कोशिश करते दिखे हैं, जो कहने को बेशक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म था, लेकिन इसे तीसरे मोर्चे की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है।
विपक्षी एकता, तीसरा मोर्चा या गठबंधन। ये बातें, ये मुहिम सुनने में जितनी आसान लगती हैं, होने में उतनी ही मुश्किल होती हैं। इसलिए अभी तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए विपक्षी एकता या किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा होना जरूरी कम है और मजबूरी ज्यादा है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में 2 दिन गुजारने के बाद नीतीश कुमार पटना वापस लौट गए हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात वो करते रहे। कोशिश यही कि सारे विपक्षी दल एक साथ ही आ जाएं और तब भी अलग अलग राज्यों में एक रणनीति के तहत अब चुनाव लड़ें। बीजेपी के खिलाफ बस एक ही उम्मीदवार हो। तो बुधवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलने के बाद आज नीतीश कुमार सीपीआई के डी राजा से मिले। कहा कि देश में धर्मनिरपेक्ष दलों को लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। और बात अब राजस्थान और कांग्रेस की। राजस्थान में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने अपनी पार्टी के खिलाफ जो अनशन हुआ उससे लेकर सियासी हलचल है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट का अनशन पार्टी विरोधी गतिविधि थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। कांग्रेस के प्रभारी रंधावा ने कहा है कि सचिन पायलट ने जो मुद्दा उठाया है वो सही है, लेकिन उसे उठाने का तरीका गलत है। और अब बात पंजाब की। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पर कल हुए और आज के हादसे में सेना के जवानों की मौत हुई है। आज सुबह सेना के मुताबिक जवान शाम 4:30 बजे के आसपास संतरी की ड्यूटी पर तैनात था। एक जवान की कल मौत हुई है, जब गोली लगने से उसकी मौत हो गई। जवान का हथियार खाली कारतूस उसके पास ही मिला है। तो सेना का ये भी कहना है कि आत्महत्या की कोशिश का मामला लग रहा है। और इससे पहले आपको याद होगा सुबह जो खबर आई थी किस तरह से 4 सैनिकों की मृत्यु हुई थी। तो ये पूरा मामला इस तरह से काफ़ी गरमाया हुआ है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा, पहले हम उनसे इस मामले में जानकारी ले लेते हैं। नीता हमारे साथ मौजूद हैं। नीता, भटिंडा में जो हुआ है सुबह, उस पर क्या आपके पास क्या जानकारियां मिल रही हैं? निधि, हालांकि आर्मी का ये कहना है कि ये दोनों सेपरेट इंसिडेंट्स हैं, इन दोनों में कोई जो है वो तालमेल नहीं है। लेकिन अपने आप में ये सोचने की बात है कि किस तरह से या तो, क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना आर्म और एमुनेशन को संभालने की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, लेकिन जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। बहरहाल जो 4 लोग पहले मारे गए थे उसे लेकर एक सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो आर्मी ने किया है। उसके बाद जो आर्मी के चीफ हैं उन्होंने कल रक्षा मंत्री को भी उसके बारे में जानकारी दी थी कि किस तरह से जो पेरीमीटर सिक्योरिटी है, अगर आप उनके विजुअल्स देखें तो साफ दिखाई पड़ता है कि जो दीवार है वो मुझसे भी ऊंची है, उसके ऊपर भी जो है वो कांटेदार तारे लगी हुई हैं और सामने भी कांटेदार तारे जो हैं वो लगी हुई हैं। एफआईआर के मुताबिक जो एक आर्मी के जवान के कहने के ऊपर जो ये एफआईआर दर्ज की गई है, उसके मुताबिक उसने 2 लोगों को भागते हुए देखा जो सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने हुए थे और एक हाथ में इंसास थी और दूसरे एक हाथ में उसने कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी। तो क्या ये माना जाना चाहिए कि लोग भेद कर अंदर कैंप तक पहुंचे, उन्होंने अटैक किया और वो फिर भाग गए? क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि किसने अटैक किया। हालांकि आर्मी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितने भी जवान उनके थे वो अकाउंटेड फॉर हैं। सवाल अब यहाँ पर नई दिल्ली ये पूछ रही है कि पेरीमीटर सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि ये जो कोर एस्टैब्लिशमेंट है निधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के काफी नजदीक है। यहाँ पे सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए। यही नहीं, खुद ऑडिट में आया है कि कितनी सारी जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं वो स्ट्रैटेजिकली जो है वो प्लेस्ड होती हैं, जो और साथ में जो पेरीफेरी की सुरक्षा है वो भी किस तरह से थी, और उसके बावजूद अगर कोई अंदर घुस पाया तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और एफआईआर ये भी कहती है कि जो इंसास है, हो सकता है कि एक जो इंसास एक जवान की थी वो 31 मार्च को गायब हुई थी और 9 अप्रैल को जो 31 मार्च को उसको दी गई थी और 9 अप्रैल को वो गायब हो गई। वो तब से गायब थी, लेकिन पुलिस वालों को जो ये सूचना है वो 2 दिन बाद दी गई। तो इस बारे में देरी क्यों की गई?
एफआईआर में ये भी कहा गया है कि उसी के कारतूस लगते हैं। इंसास की कारतूस एक जैसे होते हैं, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि जो इंसास जिसका नंबर 77 था उसी के ये कारतूस हैं। तो इस तरह के जो सवाल हैं अब सुरक्षा एजेंसियां पूछ रही हैं, जिसके सवाल पंजाब पुलिस को भी और साथ में सेना को भी देने होंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम है, बिल्कुल, क्योंकि सेना से संवेदनशील मसला है और वाकई में जल्द से जल्द इस पर जानकारी मिलनी चाहिए, जांच होगी इसकी। एक और मसला आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद हैं। अधिकारियों ने गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया और नीता शर्मा इसी बैठक को कवर भी कर रही है। नीता, इस बैठक पर आप बताइए और क्या डिटेल्स मिल पा रही है? G20 की भी बैठक होने वाली है, उस लिहाज से तैयारियां या क्या जानकारी? बिल्कुल निधि, जो पहली बैठक थी वो खत्म हो गई। अब जो दूसरी बैठक है जिसमें बताया जा रहा है कि G20 को लेकर जो है मसला डिस्कस किया जा रहा है। दरअसल जो वर्किंग ग्रुप की एक टूरिज्म को लेकर एक मीटिंग जो एक मीटिंग्स हैं वो वहां पे श्रीनगर में और श्रीनगर के आसपास के इलाकों में ऑर्गेनाइज की जा रही हैं 22 मई से 25 मई तक। उसे लेकर जो है वो चर्चा की जा रही है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि G20 के जितने भी देश है वो वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो भारत अपने आप में एक ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से जो ग्राउंड सिचुएशन है कश्मीर में वो बदल गई है। हालांकि इस वाली मीटिंग में चाइना हिस्सा नहीं लेगा। जो अभी तक का जो टाइम टेबल चार्ट आउट हो रहा है निधि, उसके मुताबिक 23 तारीख को ये लोग वहां पर मीटिंग्स हैं, 24 को इन लोगों को वहां के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो वहां पर दिखाए जाएंगे, चाहे वो डाची गाम हो, गुलमर्ग हो या दल झील हो, वहां पे घुमाया जाएगा और ये 25 को ये लोग वापस आ जाएंगे। टूरिस्ट का जितना फुटफॉल अभी 1-2 साल से कोविड के खत्म होने के बाद से जो कश्मीर घाटी में हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। पिछले साल खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि 1,75 लाख जो लोग हैं वो वहां पर घूमने गए थे। तो टूरिस्ट को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किस तरह की सुविधाएं हैं कि G20 के जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आएंगी उनकी सुरक्षा को लेकर भी जो बैठक है उसमें चर्चा की जा रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। कई एजेंसीज जो जितनी भी वर्टिकल्स हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के, चाहे वो RNW हो, चाहे IB हो, चाहे CISF हो, वो सारे इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद नीता इस तमाम विस्तृत जानकारी के लिए। तो देश की बात में बात अब कोविड की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोविड से एक ही दिन में 9 लोगों की मौतें हुई हैं और रोजाना मामले 1000 पार हुए। करीब एक महीने में 42 मौतें हो गई हैं, तो मामलों में 3 गुना बढ़त है। आखिर कैसे कोविड के मरीजों को ICU या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, देखिए रिपोर्ट। 60 साल के ये मरीज अस्थमा पेशेंट हैं। बीते एक हफ्ते से मुंबई के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं। इस अस्पताल में एक हफ्ते पहले जहां 2 कोविड मरीज भर्ती थे, अब 6 कोविड मरीज यहां भर्ती हो चुके हैं। अभी कुल मिला के 6 पेशेंट्स हैं अपने पास और उसमें से एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है और वो भी यानी उनको फेफड़े की पहले से ही बीमारी थी, इंसिडेंटली पॉजिटिव आया है, तो इसके लिए फिर उनको वेंटिलेटर पे इधर रखा गया है। और बाकी जो 5 पेशेंट्स हैं वो वैसे स्टेबल है। जिनको भी ऑक्सीजन वगैरह लग रहा है या फिर वेंटिलेटर है वो उनके प्राइमरी कारण की वजह से। अभी तक कोविड का ऐसे जो फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में जो अपन ने देखा कि कोविड के कारण जो फेफड़ों में जो बदलाव हो रहा था वो फिलहाल वैसे केसेस अभी तक दिखाई नहीं दिए गए। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोविड से 9 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। अगस्त 2022 के बाद एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौत है। बीते 24 दिनों में राज्य में कोविड से 42 मौतें हो चुकी हैं। एक महीने में राज्य के एक्टिव कोविड मामलों में 300% का उछाल आया है। राज्य के कुल एक्टिव मामलों में करीब 50% मामले मुंबई और आसपास के इलाके से हैं। राज्य में अब रोजाना के मामले 1000 पार हो चुके हैं, बीते 5 महीने में सबसे ज्यादा। मुंबई में कोरोना के रोजाना मामले 300 के पार अब रिपोर्ट हो रहे हैं, सितंबर बाद से सबसे ज्यादा। बीते एक महीने में अलग अलग जिलों में एक्टिव मामलों में उछाल देखें तो मुंबई में 400%, ठाणे में 290%, पुणे में 75%, तो नागपुर में 1000% से भी बड़ा उछाल है। आने वाले समय में मामलों में तेजी और बढ़ी तो अस्पताल पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल में तब्दील होने के लिए तैयार हैं।
यहाँ पे फ़िलहाल 50 बेड की व्यवस्था है। हमारे पास पीडियाट्रिक भी है 4 पेशेंट, उसमें से एक पेशेंट भी वेंटिलेटर था, वो भी अभी वेंटिलेटर से बाहर आ गया है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरा अस्पताल भी कोविड कर सकते हैं, तो उसके लिए सिर्फ तैयार रहने के लिए हमको कहा गया है। बीते एक महीने में महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा देखें तो हर दिन राज्य में कोविड से एक मौत नजर आती है। मामले 3 गुना बीते एक महीने में बढ़े हैं। मई महीने में मामलों में और तेजी का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में केंद्र ने महाराष्ट्र को टीके खरीदने के लिए कह दिया है ताकि इसकी आपूर्ति में कमी ना हो। आपको बता दें कि मुंबई शहर में अब तक सिर्फ 14% लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। मुंबई से कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात ऑटोमोबाइल्स की करते हैं। देश में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में जानकारी दी, सार्वजनिक करी। हालांकि 2 व्हीलर गाड़ियों की बिक्री 2018-19 के रिकॉर्ड स्तर के मुकाबले 2022-23 में करीब 25% घट गई, लेकिन गाड़ियों की बिक्री से उत्साह बना हुआ है इस इंडस्ट्री में। देश में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम ने गाड़ियों की बिक्री पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि 2022-23 के दौरान पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 2018-2019 के पिछले रिकॉर्ड स्तर को भी पार कर गई। सियाम के मुताबिक 2021-22 के दौरान कुल 30,69,523 पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री दर्ज हुई थी, जो 2022-23 में बढ़कर 38,90,114 पहुंच गई, यानी एक साल में 26.73% की बढ़ोतरी। पैसेंजर व्हीकल्स जैसे आपने नंबर्स देखे हैं अभी, तो 4.5 मिलियन सेल हुई है पिछले साल में, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, और पिछला जो पीक था उसके ऊपर है वो, तो जो अच्छी बात है। और आपको लगता है नेचुरल गैस की जो नई प्राइसिंग पॉलिसी है, सीएनजी सस्ती हुई है, इसका असर सीएनजी गाड़ियों की बिक्री पर पड़ेगा आने वाले? बिल्कुल, इट विल बी ए बूस्ट। हालांकि दोपहिया गाड़ियों की बिक्री को लेकर चिंता है। 2 व्हीलर की बिक्री 2018-2019 में 2.12 करोड़ थी, जो 2022-23 में घटकर 1.58 करोड़ रह गई, यानी 25% के करीब गिरावट आई है। 15.8 मिलियन का आपने किया है और 21 मिलियन आपका पीक था, तो जो 2 व्हीलर सेगमेंट में गिरावट जो है वो करीब 25% है। अगर आप प्रीवियस पीक के मुकाबले देखेंगे तो यह काफ़ी गिरावट है, तो ये कंसर्न रहेगा, और ये लार्जली गिरावट एंट्री लेवल व्हीकल्स में है, तो ये कंसर्न रहेगा, और ये हम लोग इस पर थोड़ा फोकस करते रहेंगे, पर ये कंसर्न रहेगा। कोई आकलन है क्यों इतनी बड़ी गिरावट हुई है? नहीं, लार्जली कॉस्ट इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों में। कॉस्ट इंक्रीज जो व्हीकल्स में हुआ है, तो काफ़ी एंट्री लेवल में उसका काफ़ी फर्क पड़ता है, व्हीकल इंक्रीज जो पड़ता है, और इंश्योरेंस भी आपको 5 साल का इंश्योरेंस अपफ्रंट लेना पड़ता है, तो इस कारण थोड़ा सा चैलेंज रहा है एंट्री लेवल व्हीकल्स में। हालांकि सियाम के मुताबिक राहत की बात है कि 2021-22 के मुकाबले 2022-23 के दौरान सभी तरह की दोपहिया गाड़ियों की बिक्री 16.8% बढ़ गई। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। पिछले कुछ समय में आईफोन निर्माण की लेकर भारत की चर्चा हो रही है, और ताज़ा आंकड़ों में भारत से निर्यात होने वाले एप्पल आईफोन का विदेशी कारोबार $5 अरब पार कर गया है। भारत आधुनिकतम आईफोन निर्माण और उसकी बिक्री में कैसे पहली पंक्ति में पहुंचा है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत में जब से एप्पल के स्टोर खुले और कंपनी के सीईओ टिम कुक भारत आए, तब से कंपनी खबरों में छाई रही है। अब एक और बड़ी उपलब्धि हुई। भारत से एप्पल का आईफोन निर्यात वित्तीय वर्ष 2023 में $5 अरब पार कर गया, जो पिछले साल के मुकाबले 400% की बढ़त है। इसके साथ ही एप्पल पहली कंपनी बन गई है जिसने ये आंकड़ा पार किया है। एप्पल के इस निर्यात की बदौलत भारत का कुल निर्यात भी $10 अरब का आंकड़ा पार कर गया। वैसे चीन अब भी सबसे बड़ा एप्पल के सामान का उत्पादक है और इसमें उसका योगदान 95% है। बाकी का 5% भारत में बनता है, जो कि 2020 में 1% रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके दखल के बाद ही ये उपलब्धि हासिल हुई। साफ है कि एप्पल भारत के निर्यात और घरेलू बाजार दोनों के लिए एक बड़े उत्पाद हब के तौर पर तैयार कर रहा है। ताबिथा जॉयस की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और आखिर में बात असम की। असम में रोंगाली बिहू के साथ शुरू हो जाता है नया साल और नए साल का रोंगाली बिहू उत्सव इस बार अपने आप में अनोखा है और इस बार 11,000 लोक कलाकार गुवाहाटी के बिहू उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और शानदार ड्रम बीट्स के धुनों पर थिरकते कलाकारों के प्रदर्शन को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। लोक कलाकार अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। हमारे सहयोगी रतनदीप जानकारी दे रहे हैं। असम में ये समय है रंगाली बिहू का। रंगाली बिहू असम का सबसे बड़ा उत्सव है, जबकि असमीज कैलेंडर की शुरुआत होती है। लोग नए कपड़े खरीदते हैं और बिहू के रंग में ढल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो बच्चे हैं, जो बिहू डांसर्स है, वो बिहू परफॉर्म कर रहे हैं। मगर ये जो बिहू परफॉर्मेंस है ये बहुत अनोखा है, क्योंकि इस बार बिहू असम में एक दूसरे तरीके से मनाया जाएगा, जबकि असम इस बार बिहू में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने की कोशिश कर रहा है। अपने बिहू को पूरे विश्व के पास लेके जाने की एक कोशिश है असम द्वारा। आप देख सकते हैं ये सरुसजाई स्टेडियम गुवाहाटी में 11,000 से भी ज़्यादा बिहू जो डांसर्स है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस हो रही है ये जो फाइनल अटेम्प्ट होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, और ये जो अटेम्प्ट होगा ये अटेम्प्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होगा। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा का ब्रेन चाइल्ड के रूप में देखा जा रहा है, और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और हर एक जिले से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और एक रिहर्सल चल रही है, क्योंकि 11,000 से भी ज़्यादा डांसर्स हैं। इनमें से 70% फीमेल डांसर्स हैं, और इसके साथ जो ढोल बजाने के लिए जो लोग हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, वो मेल हैं। और इन सब को लेके इसी तरह असम इस बार बिहू में एक नया कुछ करने की कोशिश कर रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सिंगल लार्जेस्ट बिहू परफॉर्मेंस इन अ सिंगल वेन्यू, इसमें एक रिकॉर्ड दर्ज करने की कोशिश कर रहा है फोक डांस कैटेगरी में। और इसके लिए जोर शोर से अब तैयारी चल रही है गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये कोशिश करेंगे गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करने के लिए। गुवाहाटी से संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।